उर्दू सफ़ा को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाली हर नई वीडियो के लिए घंटी दबाइए। मैंने हॉल में ऑर्डर लेने की नौकरी की है। काउंटर पे सिर्फ इश्क या इशारे ही सुन सकता हूँ। इमरान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया और सुपरवाइज़र और तो कुछ ना कर सका, तेज़ी से मुड़ा और सीधा मैनेजर के कमरे की तरफ बढ़ता चला गया। और इमरान ने बड़े इत्मीनान से खाली कुर्सी संभाल ली और फिर अपने साथियों के साथ बैठते हुए उसने एक वेटर को बुलाया। रफ़ीक, चाय ले आओ, और सुनो वो सामने जो पटीचर साहब बैठे हैं उन्हें भी मेरे खाते में चाय पिलवा दो। बेचारा खून जिगर पी रहा होगा, इमरान ने बड़े संजीदा लहजे में कहा। और वेटर हैरत से आंखें चमकाता हुआ वापस मुड़ गया। तुम्हें भी जो सूझती है निराली ही सूझती है, सफदर ने हंसते हुए कहा। यार बड़ा ही लुत्फ आया है वेटर बनकर, ऐसी ऐसी बातें सुनने आती हैं कि सैरों खून बढ़ जाता है, इमरान ने जवाब दिया। और इसकी ये बात सुनकर सब समझ गए कि इमरान का वेटर बनने में कोई ख़ास मकसद ना था, बल्कि उसने सिर्फ तफरीहन ऐसा किया था। उसी लम्हे मैनेजर का दरवाज़ा खुला और अधीर उम्र मैनेजर गुस्से से लाल पीला हुआ तेज़ी से इमरान की तरफ बढ़ने लगा। इमरान को यूं मुअज़्ज़ज़ ग्राहकों के साथ बैठा देखकर उसका चेहरा और ज़्यादा सुर्ख हो गया। ये क्या हरकत है, तुम मुअज़्ज़ज़ ग्राहकों के साथ बैठ गए हो, आखिर तुम चाहते क्या हो? मैनेजर करीब आकर फट पड़ा। सुपरवाइज़र उसके पीछे खड़ा था। मैंने ऑर्डर पहले ही दे दिया है, तुम अगर लेना चाहते हो तो तुम ले लो, चाय ले आओ, इमरान ने बड़े बेनियाज़ाना लहजे में जवाब देते हुए कहा। यू शट अप, तुम वेटर होकर मुझे ऑर्डर दे रहे हो? मैनेजर गुस्से से नाच उठा। वेटर, सॉरी मेरा नाम इमरान है, और सुनो मैं वेट नहीं कर सकता, वेट कराने के लिए किसी तराजू का इंतज़ाम कराओ, इमरान ने मासूम से लहजे में जवाब दिया। और मैनेजर बेख्तियार दांतों से होंठ काटने लगा। वो शायद बेबसी और गुस्से की इंतहा पर पहुंच चुका था, लेकिन होटल के माहौल की वजह से ऊंचा ना बोल सकता था। तुम्हारा दिमाग तो ख़राब नहीं हो गया? आखिर जब उससे कुछ ना बन सका तो उसने होंठ भींचते हुए कहा। नहीं, दिमाग ख़राब हो जाता तो मैं ज़रूर मैनेजर होता, इमरान ने और ज़्यादा आग लगाई। सुपरवाइज़र, वेटरों को बुलाओ और उसे धक्के देकर होटल से बाहर निकालो, और अभी अभी बाहर निकालो। इस वक्त मेरे सामने, मैनेजर ने गुस्से से धारते हुए पीछे खड़े सुपरवाइज़र से मुड़कर कहा। सुपरवाइज़र ने सर हिलाते हुए वेटरों को बुलाना शुरू कर दिया। मिस्टर मैनेजर, अपनी औकात में रहकर बात करो, ये लो अपने होटल के बैज, उठाओ इसे और दफ़ा हो जाओ। जितने दिन मैंने काम किया है मैं अपनी वर्दी का बिल उसी में से देता हूँ। और सुनो, अब चाय लेकर आओ, इमरान ने सीने पर लगा हुआ होटल का बैज उतार कर मैनेजर की तरफ फेंकते हुए कहा और इंतहाई सख्त लहजे में कहा। इसका लहजा यकलख्त इतना सख्त हो गया था कि मैनेजर हैरत से उसकी शक्ल देखने लगा। सुपरवाइज़र और दूसरे वेटर भी जो अब उनके करीब पहुंच गए थे ठटक कर रुक गए। मैनेजर साहब, आपका इनसे तारुफ नहीं है, ये डायरेक्टर जनरल इंटेलिजेंस रहमान के इकलौते साहबजादे अली इमरान है, और सिर्फ उकताहट से बचने के लिए ऐसे रूप धारते रहते हैं। इस बार सफदर ने मुदाखलत करते हुए कहा। सर रहमान के साहबजादे? ओह वेरी सॉरी, सॉरी सर। इमरान साहब, आपने पहले क्यों नहीं बताया? मैनेजर का रंग इंटेलिजेंस के डायरेक्टर जनरल का नाम सुनते ही सर्द पड़ गया। हाँ, पहले बता देता तो तुम किबलाए डैडी को इतला कर देते, और फिर उन्होंने यहाँ आकर मेरे सर पर इतनी जूतियाँ बरसानी थी कि मैं भी तुम्हारी तरह गंजा हो जाता। वैसे बाय द वे, तुम्हारे डैडी ने कितनी जूतियाँ मारी थी? इमरान ने कहा और उसके साथ ही बेख्तियार हंस पड़े। वेरी सॉरी सर, मैनेजर ने होंठ काटते हुए कहा, और फिर वो तेज़ी से वापस मुड़ गया। सुपरवाइज़र भी कान दबाए वापस जा रहा था। अगर मैं तुम्हारा तारुफ ना कर रहा था तो मैनेजर ने तुम्हारे सर पर जूतियाँ बरसानी शुरू कर देनी थी, सफदर ने हंसते हुए कहा। तुम चाय पियो, मैं ज़रा ये वर्दी उतार कर आता हूँ, ऐसा ना हो कि चाय इस पर गिर जाए और होटल वाले ड्राई क्लीनिंग की रकम भी हर जाने के तौर पर मेरी तनख्वाह से काट ले, इमरान ने कहा। फिर इससे पहले कि कोई जवाब देता वो तेज़ी से उठार होटल की साइड में बनी हुई एक राहदारी की तरफ बढ़ता चला गया। मैं नहीं मानता कि इमरान सिर्फ सफरी के लिए वेटर बना हो, ज़रूर यहाँ कोई चक्कर होगा, कैप्टन शकील ने इमरान के जाते ही कहा। होगा यार, हमें क्या, खुद ब खुद पता चल जाएगा, सफदर ने कहा। मैं ज़रा तनवीर को मना लाऊं, इस वक्त जज्बात में आकर मुझसे गलती हो गई, आखिर वो मेरा मेहमान था, जूलिया ने उठते हुए कहा। उसे मना भी तुम ही सकती हो, और किसमें ये जुर्रत भी नहीं, सफदर ने हंसते हुए कहा। और फिर जूलिया तेज़ तेज़ कदम उठाती तनवीर की मेज़ की तरफ बढ़ती चली गई। इसने जाकर तनवीर से कोई बात की तो तनवीर खिल उठा। दूसरे लम्हे वो हंसता हुआ इनकी मेज़ की तरफ आ गया, लेकिन इससे पहले कि कोई इस पर फिक्रा कसता, अचानक हाल गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा और हाल में मौजूद सब लोग बेइख्तियार उछलकर खड़े हो गए। दूसरे लम्हे उन्होंने एक शख्स को राहदारी से निकलकर इंतहाई तेज़ रफ्तारी से मीनगढ़ की तरफ भागते देखा, और पलक झपकने में वो दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गया।
भाग गया यार, ये लोग बड़े ही बुज़दिल वाक़या हुए हैं। मैंने ज़रा सा हाल पूछ लिया तो भाग खड़ा हुआ। राहदारी से इमरान ने नमूदार होते हुए कहा। उसने अब अपना मखसूस लिबास पहन रखा था। ये फायरिंग कैसी थी? सबने बैक वक्त पूछा। फायरिंग? अरे बाप रे, ये असल फायरिंग थी। मैं समझा कि वो मुझे पटाखों वाली पिस्तौल से डरा रहा है। इमरान ने खौफ से सहमे हुए लहजे में कहा। ये कैसी फायरिंग थी और किसने की? मैनेजर ने अपने कमरे से एक बार फिर बरामद होते हुए कहा। एक आदमी था जनाब, मैं आ रहा था कि अचानक उसने रिवॉल्वर निकाल कर फायरिंग कर दी, लेकिन जब मैं बच गया तो वो भाग गया। इमरान ने उससे यूं रिपोर्ट दी जैसे सिपाही अपने अफसर को रिपोर्ट देता है। मगर क्यों? मैनेजर ने हैरत भरी लहजे में पूछा। चले इससे पूछ आते हैं, इमरान ने मेन गेट की तरफ बढ़ते हुए कहा, और फिर इससे पहले कि उससे कोई रोकता वो तेज तेज कदम उठाता मेन गेट से बाहर निकलता चला गया। ये क्या बात हुई? ये क्या चक्कर है? मेरी तो समझ में कोई बात नहीं आ रही। मैनेजर ने बड़ी बेबसी से सफदर और दूसरे साथियों की तरफ मुड़ते हुए कहा। आप होटल मैनेजर ही करें, आपको ये बातें समझ नहीं आ सकती। मेरे ख्याल में अब हम भी चलें और यहाँ रुकना बेकार है, सफदर ने कहा। और फिर वो सब सफदर के पीछे चलते हुए मेन गेट की तरफ बढ़ते चले गए और मैनेजर बेचारा आंखें फाड़े उन्हें देखता जा रहा था। जॉन मैकेनिज़ो जब पाकिस्तान पहुंचा तो एयरपोर्ट पर उतरते ही उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। एयरपोर्ट की इतनी वसी जदीद खूबसूरत इमारत उसके तस्वुर में ना थी। वो तो अब तक समझ रहा था कि पाकिस्तान ऐसा पसपाना मुल्क है जहां किसी जंगल में एयरपोर्ट बना होगा और यहाँ लोग लंगोटियां बांधे फिर रहे होंगे। एयरपोर्ट पर उतरते ही उसके तस्वुरात उलट गए और फिर जब क्लियरेंस के बाद एयरपोर्ट से बाहर आया तो उसकी हैरत और ज़्यादा चली गई। टैक्सी में बैठकर जब दारुल हुकूमत की सड़कों से गुजरा तो उसे हैरत के ज़बरदस्त झटके लगे। शहर तो उसके अपने के दारुल हुकूमत में भी कहीं ज़्यादा वसी और खूबसूरत था। मॉडर्न तहजीब की हर चीज़ यहाँ वाफिर मिकदार में मौजूद थी। टैक्सी ने होटल सिल्वरलैंड के पोर्च में उसे उतारा तो उसने समझ लिया कि पाकिस्तान मॉडर्न मुल्कों में से एक है। होटल सिल्वरलैंड की खूबसूरत इमारत में दाखिल होते वक्त उसके जहन में बार बार यही सवाल गूंज रहा था कि इतने मॉडर्न और जदीद शहर के मालिक यहाँ की सीक्रेट सर्विस भी पसपाना नहीं हो सकती, इसलिए यहाँ उसे पूरी तरह मोहतात और होशियार रहना होगा। सिल्वरलैंड की 10वीं मंजिल के खूबसूरत कमरे में पहुंचकर उसने हजब से पहले गुस्ल करके कपड़े बदले और फिर उसने फाइल निकालकर उसका मुतालिया करना शुरू कर दिया। वो इमरान की शक्ल अपने जहन में नक्श करना चाहता था। उसने इमरान के फ्लैट का पता भी याद कर लिया क्योंकि इसका मिशन यही था कि इमरान को अगवा करके इससे डॉक्टर दावर का पता मालूम करे। वो काफ़ी देर फाइल का मुतालिया करता रहा, फिर उसने फाइल वापस अपने बैग में रखी और उठकर खड़ा हो गया। बैग के खुफिया खाने से उसने रिवॉल्वर के पार्ट्स निकाले और उनको जोड़कर रिवॉल्वर को कोट की अंदरूनी जेब में रखकर वो कमरे से बाहर निकल आया। इमरान के फ्लैट का पता किंग रोड दिया गया था। इसने होटल से बाहर आकर उसने एक टैक्सी एंगेज की और उससे किंग रोड चलने का कह दिया। टैक्सी मुख्तलिफ सड़कों से गुजरने के बाद जब किंग रोड पर पहुंची तो जॉन मैकेनिज़ो ने टैक्सी चौक पर छोड़ दी और पैदल चलता हुआ आगे बढ़ता चला गया। थोड़ी देर बाद जब वो फ्लैट नंबर 200 के सामने से गुजर रहा था उसने बड़े गौर से फ्लैट के महले वकू को देखा और फिर आगे बढ़ता चला गया। थोड़ी देर बाद वो एक चौक पर पहुंच गया। यहाँ से उसने टैक्सी पकड़ी और फिर उसे ग्रीन रोड पर चलने का कह दिया। टैक्सी तकरीबन पूरा शहर क्रॉस करती हुई एक शाहरा पर पहुंची। ये शहर का शुमाली इलाका था। जॉन ने टैक्सी एरो क्लब के सामने रुकवा दी और फिर टैक्सी को फारिग करने के बाद वो क्लब के दरवाजे की तरफ बढ़ता चला गया। क्लब के दरवाजे में दाखिल होते ही वो ठटक गया क्योंकि हाल में हर किस्म की मंशियात का बेदरीक इस्तेमाल हो रहा था और तकरीबन हर सतह के लोग वहाँ मौजूद थे। इन सब के चेहरों पर जुराइम की गहरी छाप साफ नजर आ रही थी और जॉन ने वहाँ का माहौल देखते ही सब कुछ समझ लिया कि एक तरफ बने हुए काउंटर के पीछे एक देव हेकल आदमी मौजूद था जिसने सुर्ख सफ़ेद धारियों वाली बनियान पहन रखी थी। उसके चेहरे पर जख्मों के बेशुमार निशानात थे। वो चेहरे मोहरे से ही ज़बरदस्त लड़ाका और मशहूर गंडा नजर आ रहा था। जॉन तेज़ी से उसकी तरफ बढ़ता चला गया। देव हेकल काउंटर मैन की नज़रें भी उसी पर जमी हुई थी। मैं वेस्टर्न कॉर्मेंट से आया हूँ, रेड फॉक्स का खसूसी नुमाइंदा हूँ, मुझे हार्बर से मिलना है। जॉन ने काउंटर पर पहुंचकर स्पाट लहजे में कहा, आपके पास पासपोर्ट तो होगा? देव हेकल काउंटर मैन ने कदीमी नरम लहजे में और जॉन ने जेब से पासपोर्ट निकालकर उसकी तरफ बढ़ाया। काउंटर मैन चंद लम्हे गौर से पासपोर्ट को देखता रहा, फिर उसने मुस्कुराते हुए पासपोर्ट वापस कर दिया। हमें मोहतात रहना पड़ता है सर जॉन, मेरा नाम हार्बर है, आप इस देव हेकल ने मुस्कुराते हुए कहा और फिर वो काउंटर से बाहर निकल आया। उसके बाहर निकलते ही एक और आदमी उसकी जगह पहुंच गया। पीने के लिए कुछ भेज दो हेनरी। हार्बर ने मुड़कर अब काउंटर पर खड़े हुए आदमी से सख्त लहजे में कहा। उसके सर हिलाने पर वो आगे बढ़ गया। जॉन मैकेनिज़ो उसके पीछे था।
एक तरफ बनी हुई सीढ़ियां चढ़ने के बाद वो एक खासे बड़े कमरे में पहुंच गया। ये कमरा इंतहाई शानदार अंदाज में सजा हुआ था। तशरीफ रखिए मिस्टर जॉन, आप हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं। हॉर्बर ने मेज़ के पीछे पड़ी कुर्सी पर बैठते हुए जॉन से कहा, और जॉन सामने रखी हुई एक कुर्सी पर बैठ गया। उसी लम्हे दरवाज़ा खुला और एक गुंडा नुमा वेटर मेज़ पर एक बोतल विस्की और 2 जाम लाकर रख दिए। तुम जाओ और सुनो जब तक मैं ना कहूँ मुझे डिस्टर्ब ना किया जाए। हॉर्बर ने सख्त लहजे में विस्की ले आने वाले को कहा और वो सर हिलाता हुआ वापस चला गया। हॉर्बर ने बोतल खोलकर दोनों जाम भरे और फिर एक जाम जॉन मैकेनिज़ो की तरफ बढ़ा दिया। अब आप फरमाइए, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ और आप यहाँ किस मिशन के लिए आए हैं? हॉर्बर ने अपना जाम हाथ में लेते हुए जॉन से मुखातिब होकर कहा, क्या ये जगह महफूज है? जॉन ने इधर उधर देखते हुए कहा, बिल्कुल महफूज है, आप खुलकर बात कीजिए। हॉर्बर ने मुस्कुराते हुए कहा, पहले आप बताएं कि आपको रेड फॉक्स से क्या ताल्लुक है? जॉन ने मोहतात लहजे में कहा, मैं पाकिस्तान में रेड फॉक्स के मुफादियात का निगरान हूँ और बुनियादी तौर पर वेस्टर्न कॉर्मन का ही बाशिंदा हूँ। मुझे यहाँ आए हुए 2 साल हुए हैं। मैं रेड फॉक्स के फॉरेन शोबे से मुतल्लिक हूँ। हॉर्बर ने जवाब दिया, यहाँ आप रेड फॉक्स के किन मुफादात के निगरान हैं? जॉन ने पूछा, अब तक मामला सिर्फ मालूमात तक ही रहा, कभी कोई अमल मिशन दरपेश नहीं आया। हॉर्बर ने जवाब दिया, अगर कोई अमली मिशन दरपेश हो जाए तो आप इस सिलसिले में क्या मदद कर सकते हैं? जॉन ने कहा, ओह, अगर ऐसी कोई बात है मिस्टर जॉन तो आप बेफिक्र रहें। मैंने 2 साल में यहाँ बहुत वसी हल्का कायम कर लिया है। मुझे यकीन है कि इस अमली मिशन में हमें कामयाबी होगी। यहाँ से ज़मीन दुनिया में मेरा इंतहाई ताकतवर ग्रुप मौजूद है जो हर किस्म का काम कर सकते हैं। हॉर्बर ने बड़े फखरिया लहजे में कहा, ओके, अब आप ये बताएं कि रेड फॉक्स के वाइल्ड टाइगर से आप मुतारिफ हैं? जॉन ने कहा, वाइल्ड टाइगर? ओह, उनसे कौन वाकिफ नहीं, वो तो वेस्टर्न कॉर्मन की जान है। मैं तो इसका ज़ाती तौर पर ज़बरदस्त मुआतरिफ हूँ और मुझे इससे मिलने और इससे काम करने की बड़ी हसरत है। उसने ऐसे ऐसे कारनामे सर अंजाम दिए हैं कि हमारे लिए तो वो सबसे बड़ा हीरो है। क्या आप उससे जानते हैं? क्या वो यहाँ आएगा? हॉर्बर ने बड़े इश्तियाक आमेज लहजे में कहा, वाइल्ड टाइगर मेरा ही नाम है मिस्टर हॉर्बर। जॉन ने मुस्कुराते हुए कहा और हॉर्बर एक झटके से उठ खड़ा हुआ। उसकी आंखें हैरत और खौफ से फैलती चली गई। आप वाइल्ड टाइगर? ओह गॉड, वाकई आप वाइल्ड टाइगर हैं, हम सब के हीरो, इस सदी के हीरो। हॉर्बर के मुंह से अटक अटक कर लफ्ज़ निकल रहे थे और वो जॉन को यूं देख रहा था जैसे वो दुनिया का 8वां अजूबा हो। बैठ जाएं, आपकी हसरत तो पूरी हो गई, जॉन ने मुस्कुराते हुए कहा। उसे दिली तौर पर बेहद मुसरत हो रही थी कि एक अजनबी भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो उसे हीरो मानते हैं। ओह, आपके सामने मैं इस बड़ी कुर्सी पर कैसे बैठ सकता हूँ? यहाँ आइए, यहाँ हम तो आपके गुलाम हैं, अदना गुलाम। हॉर्बर ने कहा, नहीं, आप अभी मुझे जॉन ही रहने दें। मैंने इसलिए आपको बताया है कि आप मिशन में दिल खोल कर हिस्सा लें। जॉन ने मुस्कुराते हुए कहा, ओह क्यों नहीं, अब तो मैं जान भी लड़ा दूंगा, आप हुक्म करें। हॉर्बर ने दोबारा कुर्सी पर बैठते हुए बड़े पुरखुलूस लहजे में कहा, सबसे पहले तो मुझे एक कोठी और एक कार चाहिए, इस शहर का नक्शा भी। जॉन ने जवाब दिया, समझ गए, हो गया बंदोबस्त। हॉर्बर ने कहा। फिर उसने तेजी से पड़े हुए इंटरकॉम का रिसीवर उठाया और एक बटन दबाकर उसने अपने किसी आदमी को अहकामात देने शुरू कर दिए। चंद लम्हों बाद उसने रिसीवर रख दिया। मैंने कोठी के साथ साथ वहाँ निगरानी और दीगर कामों के लिए अपने बेहतरीन 10 आदमी भी रवाना कर दिए हैं और इस कोठी में जदीद तरीन असलहा भी मौजूद है और ज़रूरत की हर चीज़ का और कार अभी यहाँ पहुँच जाएगी और नक्शा आपको कोठी में ही मिल जाएगा। हॉर्बर ने जवाब दिया, गुड। अब बताओ कि यहाँ रहने वाले एक शख्स अली इमरान को जानते हो? जॉन मैकेनिज़ो ने पूछा। अली इमरान? मैंने ज़ेर ज़मीन दुनिया में इसका नाम तो बेशुमार सुना है, लेकिन कभी इससे वास्ता नहीं पड़ा। हॉर्बर ने जवाब दिया, उसे अगवा करके इस कोठी में ले आना है और इससे एक साइंसदान का पता पूछना है। इसके बाद इस साइंसदान को अगवा करके वेस्टर्न कॉर्मन ले जाना है। वैसे बस यही मिशन है। जॉन ने जवाब दिया, ओह ये तो बेहद मामूली मिशन है। इस मिशन पर आप जैसी शख्सियत को तकलीफ देने की क्या ज़रूरत थी? ये काम तो मैं भी कर सकता था। हॉर्बर ने मुंह बनाते हुए कहा। रेड फॉक्स का ख्याल है कि ये इंतहाई ख़तरनाक मिशन है और इसी के मजबूर करने पर मैं यहाँ आया हूँ। जॉन ने बुरा सा मुंह बनाते हुए जवाब दिया, ओहो ऐसी कोई बात नहीं, बहरहाल आपके आने से ये फ़ायदा हुआ कि आपसे मुलाकात हो गई। बाकी कोई मसला नहीं, आप आराम करें, हम ये मिशन मुकम्मल कर लेते हैं। मैं इस अली इमरान का पता करता हूँ। हॉर्बर ने कहा, इसका पता 200 किंग रोड है। वो फ्लैट में अपने एक बावर्ची के साथ रहता है। जॉन ने जवाब दिया,
गुड शो। ये तो फिर बिल्कुल मामूली सा काम रह गया। मेरे कई आदमी उसे जानते हैं, मैं उन्हें अभी उसके फ्लैट की निगरानी पर लगा देता हूँ। जैसे ही वो वहाँ पहुँचेगा उसे अगवा करके आपके पास कोठी में पहुँचा दिया जाएगा। उसके बाद इससे मालूमात भी हासिल कर ली जाएंगी। हार्बर ने कहा और उसने एक बार फिर इंटरकॉम का रिसीवर उठाया और हिदायत देनी शुरू कर दी। हिदायत देने के बाद उसने रिसीवर रखा ही था कि दरवाज़ा खुला और एक नौजवान अंदर दाखिल हुआ। इसके हाथ में कार की चाबियां थी। आइए मैं आपके साथ चलता हूं ताकि आपको कोठी का हर हिस्सा दिखा दूं। हार्बर ने इस नौजवान से चाबियां लेते हुए कहा। मेरा सामान सिल्वरलैंड में पड़ा है, उसे भी उठवाना है, जॉन ने उठते हुए कहा। कमरा नंबर क्या है? हार्बर ने पूछा। कमरा नंबर 310, 10वीं मंजिल, जॉन ने जवाब दिया। ओके, पहुंच जाएगा, आप बेफिक्र रहें, हार्बर ने कहा। फिर वो जॉन समेत दफ्तर से निकलकर सीढ़ियां उतरता हुआ हॉल में पहुंच गया। हेनरी, होटल सिल्वरलैंड भेज दो गाड़ी को। मिस्टर जैन मैकोनिज़ो का सामान वहाँ कमरा नंबर 310, 10वीं मंजिल में मौजूद है। वो अदायगी करके वहाँ से सामान लेकर उसे 0 पॉइंट पर पहुँचा दे। मैं वहीं जा रहा हूँ। हार्बर ने काउंटर पर खड़े हुए आदमी से मुखातिब होकर तहमकाना लहजे में कहा। यस बॉस, हेनरी ने मौतबाना लहजे में कहा और हार्बर सर हिलाता हुआ हॉल से बाहर निकलता चला गया। जॉन भी उसके साथ साथ निकला था। बाहर खड़ी हुई नीले रंग की मरकजी कार का दरवाज़ा खोलकर उसने जॉन को बिठाया और खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। थोड़ी देर बाद कार मुख्तलिफ सड़कों से गुजरती हुई एक मुसाफाती कॉलोनी में दाखिल होकर एक काफ़ी बड़ी कोठी के गेट पर पहुंच गई। जॉन मैकोनिज़ो कोठी बेहद पसंद आई। हार्बर ने उसे कोठी के हर हिस्से पर मुआयना कराया और वहाँ मौजूद अपने 10 आदमियों का तारुफ भी। वो सब बेहतरीन लड़ाके, निशानाबाज और अच्छे ड्राइवर भी थे। इसलिए इन मैकेनिज़ो पूरी तरह मुतमईन हो गया कि अब उसे मिशन मुकम्मल करने में कोई रुकावट नहीं होगी और वो इंतहाई आसानी से मिशन मुकम्मल करके वापस चला जाएगा। थोड़ी देर बाद इसका सामान भी कोठी में पहुंच गया। अब जॉन को इमरान के मुतालिक हार्बर के आदमियों की रिपोर्ट का इंतज़ार था। आखिर ये आप बैठे बिठाए क्या सोचती है? वो जूलिया आपके वेटर बनने की वजह से मुझ पर नाराज़ हो रही थी, ब्लैक ज़ीरो ने कहा। इमरान अभी अभी वहाँ पहुँचा था। उसके कुर्सी पर बैठते ही ब्लैक ज़ीरो ने गिलाई शिकवा शुरू कर दिया। लेकिन ये बात तो मैंने खड़े होकर सोची थी, तुम्हें तो सिर्फ बैठे बिठाए सूझने पर एतराज़ है, इमरान ने बड़े मासूम लहजे में जवाब दिया। इमरान साहब, कम अज़ कम मुझे तो बता दिया करें। जूलिया ने फ़ोन किया, मुझे पता चला कि आप सिल्वरलैंड में बेरागिरी कर रहे हैं, ब्लैक ज़ीरो ने नाराज़ से लहजे में कहा। यार, तुम तो बीवियों की तरह आते ही गिले शिकवे लिए बैठे। कोई और बात करो। आइंदा मेरे एक्स2 की तौबा, बहरागैरी कभी नहीं करूँगा। अलबत्ता गैरा बैरी की तो इजाज़त है ना, इमरान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। मगर ये चक्कर क्या है? इमरान, ब्लैक ज़ीरो ने इस बार मुस्कुराते हुए इमरान से पूछा। बस ऐसे ही ख्वामख्वाह एक शुबा पर घन चक्कर बन गया तो था होटल सिल्वरलैंड में खाना खाने। वहाँ मुझे पता चला कि एक वेटर की आसामी खाली है। तनख्वाह सीक्रेट सर्विस से ज़्यादा थी, चनाचा मैंने भी दरख्वास्त दे दी, इमरान ने बड़े संजीदा लहजे में कहा। और ब्लैक ज़ीरो दांत भींच कर खामोश हो गया, क्योंकि इतना तो वो जानता था कि इमरान अगर अपनी मर्ज़ी से कुछ बता दे तो बता दे, वरना इससे इसकी मर्ज़ी के खिलाफ कुछ उगलवा लेना नामुमकिन था। उसी लम्हे मेज़ पर पड़े हुए टेलीफोन की घंटी बज उठी। फिर इससे पहले कि ब्लैक ज़ीरो रिसीवर उठाता, इमरान ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। X2, इमरान ने मखसूस लहजे में कहा। सफदर बोल रहा हूँ जनाब। दूसरी तरफ से सफदर की आवाज़ सुनाई दी और इमरान के चेहरे पर मुस्कुराहट दौड़ गई। यस, क्या बात है? इमरान का लहजा अलबत्ता उसी तरह स्पार्ट था। जनाब, हम सब मेंबर होटल सिल्वरलैंड गए थे ताकि इमरान के नए शुगल से महसूस हो सकें। वहाँ इमरान साहब ने हमें देखकर शुगल तो छोड़ दिया, अलबत्ता वापसी के वक्त एक ऐसा वाक़या हुआ है कि मैं आपको इतला देनी ज़रूरी समझी, सफदर ने जवाब दिया। क्या तुम इमरान पर फायरिंग के मुतलिक बताना चाहते हो? इमरान ने सख्त लहजे में कहा। ओह, आपको इतला मिल गई जनाब, मैं यही बताना चाह रहा था, सफदर ने एक गर्मगीर लहजे में कहा। ओह, आप लोगों के अलावा भी मेरी मालूमात के ज़राए भी हैं। वैसे तुमने अच्छा किया मुझे इतला दी थी। इमरान बाकायदा हमला हुआ था, लेकिन इमरान अपनी फुर्ती की वजह से बच निकला। इस पर हमला करने वाला एरो क्लब का आदमी था, इसलिए तुम एरो क्लब से मालूमात हासिल करो कि आखिर इमरान पर हमला क्यों किया गया, क्योंकि इमरान को भी इसके मकसद का इल्म नहीं है, इमरान ने जवाब दिया। आपने सर इमरान से तो पूछा होगा कि वो आखिर सिल्वरलैंड में क्यों गया था। मेरे ख्याल में ये फायरिंग इस सिलसिले की एक कड़ी होगी, सफदर ने कहा। इमरान की रिपोर्ट के मुताबिक इमरान का एक साथी होटल सिल्वरलैंड में वेटर था। ये वेटर पहले होटल शुरबराह में था।
یہ عمران کا خاص آدمی ہے اور عمران اس سے ہوٹل میں آنے جانے والے مشکوک افراد کے متعلق معلومات حاصل کرتا ہے۔ اس ویٹر نے عمران کو اطلاع دی تھی کہ ویسٹرن کارمن سے ایک غیر ملکی جان میکنیزو نام کا ہوٹل سلور لینڈ میں آ کر ٹھہرا ہے۔ وہ جب باہر گیا تو اس ویٹر نے عادت کے مطابق اس غیر ملکی کا سامان چیک کیا تو اس کے بیگ میں ایک فائل دستیاب ہوئی جس میں عمران کا فوٹو موجود تھا۔ چونکہ فائل میں موجود کاغذات کسی کوٹ میں تھے اس لیے ویٹر انہیں نہ پڑھ سکا۔ اس نے عمران کو اطلاع دی، اس پر عمران ویٹر کے روپ میں وہاں پہنچا تاکہ اس فائل کو چیک کر سکے، مگر اس کے وہاں پہنچنے تک وہ آدمی کمرہ چھوڑ چکا تھا۔ عمران کی معلومات کے مطابق وہ آدمی خود اپنا سامان لینے نہیں آیا بلکہ کوئی اور شخص ادائیگی کر کے اس کا سامان لے گیا تھا۔ عمران نے خالی کمرہ چیک کیا لیکن وہاں کوئی چیز نہ تھی۔ عمران وہاں اس لیے رک گیا کہ ہو سکتا ہے کہ اصل آدمی اپنے سامان لینے آئے، اسے شاید علم ہی نہ ہو کہ اس کا سامان جا چکا ہے، کیونکہ ایسا اکثر غیر ملکیوں کے ساتھ ہو جاتا ہے، کیونکہ سامان لے جانے والا مقامی ہی تھا۔ لیکن جب کوئی نہ آیا تھا اور سیکرٹ سروس والے وہاں پہنچ گئے تو عمران نے یہ سلسلہ ختم کرنے کا پروگرام بنایا۔ جب وہ لباس تبدیل کر کے باہر آ رہا تھا کہ اچانک ایک آدمی اس پر ریوالور تان لی اور اس سے چپ چاپ باہر نکلنے کے لیے کہا۔ عمران شاہد اس کے ساتھ چلا بھی جاتا لیکن اچانک ہی وہ آدمی مشکوک ہو گیا، اس نے عمران پر گولی چلا دی۔ عمران نے جب اس سے ریوالور چھیننا چاہا تو اس جدوجہد میں کئی اور گولیاں چل گئی اور پھر دوسرے ویٹروں کے پہنچنے پر وہ شخص گھبرا گیا اور عمران کو چھوڑ کر باہر نکلا۔ عمران نے چونکہ اسے اس حد تک پہچان لیا تھا کہ اس کا تعلق ایرو کلب سے ہے، اس لیے اس نے اس کا تعاقب کرنے کی کوشش نہ کی۔ اور اب عمران اپنے طور پر کام کر رہا ہے۔ سیکرٹ سروس اس لیے براہ راست ملوث نہیں ہو سکتی کہ ابھی کوئی جرم یا مجرم سامنے نہ آیا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ تم اس سے علیحدہ رہ کر معلومات حاصل کرو کہ اصل چکر کیا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ عمران بالا سے ہی بالا کوئی کام کر دکھائے۔ عمران نے بطور ایکسٹرو پوری تفصیل صفدر کو بتاتے ہوئے کہا، میں سمجھ گیا سر۔ عمران کی عادت ہے کہ وہ حد الوا سے بالا ہی بالا مسئلہ حل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ بہرحال آپ فکر نہ کریں، میں مطلوبہ معلومات جلد ہی حاصل کر لوں گا، صفدر نے جواب دیا۔ گڈ، عمران نے جواب دیا، پھر ریسیور رکھ دیا۔ تو یہ چکر ہے، آپ صفدر کو تو تفصیل بتا سکتے ہیں لیکن مجھے نہیں۔ بلیک زیرو نے لہجے میں واضح ناراضگی موجود تھی۔ ناراض ہونے کی ضرورت نہیں ہے، صفدر کے فون آنے سے پہلے میں اپنے طور پر کام کرنا چاہتا تھا، لیکن صفدر کے فون آنے پر میں نے محسوس کیا ہے کہ صفدر میرے بطور ویٹر کام کرنے کے سلسلے میں مشکوک تھا، اس لیے اگر میں بطور ایکس2 اسے تفصیلات نہ بتاتا تو اس کے ذہن میں ایکس2 کا بھرم ختم ہو جاتا کہ ایکس2 عمران سے بالا تر نہیں ہے۔ عمران نے سنجیدہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا، سوری سر، میں سمجھ گیا۔ صفدر واقعی ایسا آدمی ہے کہ انتہائی ذہین، سنجیدہ اور ٹھوس خیالات کا مالک۔ بلیک زیرو نے ندامت بھرے لہجے میں کہا، آخر یہ جان میکنیزو کون ہے؟ میری یادداشت میں تو اس نام کا کوئی مجرم موجود نہیں۔ عمران نے پیشانی پر انگلی مارتے ہوئے کہا، ہو سکتا ہے نام جعلی ہو، مجرم اصل نام سے تو کم ہی آتے ہیں۔ بلیک زیرو نے جواب دیا، اگر یہ نام جعلی ہے تو پھر یہ اہم مجرم نہیں ہو سکتا۔ اہم مجرموں کی نفسیات ہے کہ وہ اصل نام ہی عام طور پر رکھتے ہیں۔ بہرحال پتہ چل جائے گا، عمران نے کہا۔ ویسٹرن کارمن کی فائل تو ہماری لائبریری میں موجود ہے، بلیک زیرو نے کہا۔ وہ میں چیک کر چکا ہوں۔ ہمارا آج تک چونکہ ویسٹرن کارمن سے کبھی واسطہ نہیں پڑا، ویسٹرن کارمن اور ہمارے ملک کے درمیان بہترین دوستانہ تعلقات موجود ہیں، اس لیے اس فائل میں کوئی خاص بات نہیں ہے، اس نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ تو پھر ویسٹرن کارمن سیکرٹ سروس کے چیف سے کیوں نہیں بات کی جائے؟ ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی کلو دے دے، بلیک زیرو نے کہا۔ یہ بھی ٹھیک ہے، ذرا فائل لے آؤ، اس میں نمبر موجود ہیں، عمران نے سر ہلاتے ہوئے کہا اور بلیک زیرو اٹھ کر چلا گیا۔ چند لمحوں بعد وہ واپس آ گیا۔ عمران نے فائل کھولی اور اسے پڑھنے لگا۔ اس نے ٹیلی فون اپنی طرف کھسکایا اور اس نے ویسٹرن کارمن کا ڈائریکٹر کوڈ نمبر گھما کر سیکرٹ سروس کے چیف کے نمبر گھمانے شروع کر دیے۔ وہ چیک کر چکا تھا کہ ویسٹرن کارمن سیکرٹ سروس کا چیف ریڈ فاکس کہلاتا ہے۔ چنانچہ جیسے ہی رابطہ قائم ہوا، دوسری طرف سے بھاری آواز سنائی دی گئی۔ اس نے اپنے آپ کو ریڈ فاکس کہا تو عمران سمجھ گیا کہ بولنے والا سیکرٹ سروس کا چیف ہے۔ چیف آف سیکرٹ سروس پاک ایشیا، ایکس2 اسپیکنگ، عمران نے باوقار لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ اوہ، میں ریڈ فاکس ہوں، ویسٹرن کارمن سیکرٹ سروس کا چیف۔ آپ کی کال غیر متوقع ہے، فرمائیے۔ دوسری طرف سے بولنے والے کے لہجے میں حیرت تھی۔ مجھے اطلاع ملی ہے کہ ویسٹرن کارمن کا ایک شخص جس کا نام جان میکنیزو بتایا گیا ہے، یہاں کسی جرم کے ارادے سے پہنچا ہے۔
हमारी फाइलों में जॉन मैकोनिज़ो के बारे में मालूमात मौजूद नहीं हमारी फाइलों में, इसलिए हमने आपसे राब्ता कायम किया है। इमरान ने बावकार लहजे में कहा। जॉन मैकोनिज़ो, ये तो बिल्कुल ही अजनबी सा नाम है, क्या उससे गिरफ्त में नहीं किया जा सका? रेड फॉक्स ने पूछा, लेकिन उसका लहजा सुनकर इमरान की छठी हिस्स जाग पड़ी। उसके लहजे में ऐसी वाज़ेह तौर पर बात मौजूद थी कि उसे जॉन मैकोनिज़ो की गिरफ्तारी से इंतहाई दिलचस्पी हो। हम इस वक्त तक किसी शख्स को गिरफ्तार नहीं करते जब तक हमें इस बात का वाज़ेह सबूत न मिल जाए कि वो वाकई जुर्म करने की नीयत से आया है। अगर आपको इस बारे में मालूमात हो तो ठीक, वरना फिर हम उसे गिरफ्तार करके इससे मालूमात हासिल कर लेंगे। इमरान ने जवाब दिया, जॉन मैकोनिज़ो नाम का कोई मुजरिम हमारी फाइलों में मौजूद नहीं, ना ही सीक्रेट सर्विस के सामने इसका नाम कभी आया। हो सकता है उसने हमारे मुल्क का नाम गलत तौर पर इस्तेमाल किया हो। आपको इस पर शक कैसे हुआ जब बकौल आपके अभी उसने कोई जुर्म ही नहीं किया? रेड फॉक्स ने कहा, हमारी मालूमात का दायरा बहुत वसी है। इसके पास एक ऐसी फाइल पाई गई है जिसमें सीक्रेट सर्विस से ताउन करने वाले एक शख्स का हुलिया मौजूद है और इस पर हम चौंके। इमरान ने कहा, वाकई आपकी कारकर्दगी काबिल रश्क है कि आप सिर्फ फ़ोटो देखकर मशकूक हो गए। हो सकता है वो इस शख्स का दोस्त हो। रेड फॉक्स ने तंजिया लहजे में कहा, अगर वो दोस्त होता तब भी हमें इत्तला मिल जाती। बहरहाल ठीक है, हम खुद देखेंगे कि वो क्या है। इमरान ने जवाब दिया, ऐसी सूरत में हमारी एक दरख्वास्त है कि अगर वाकई वो वेस्टर्न कॉर्मन का मुजरिम साबित हो तो हमें ज़रूर इत्तला करें। रेड फॉक्स ने कहा, ओके ठीक है, गुड बाय। इमरान ने कहा। फिर उसने फुर्ती से कुरिटलर दबाया और फ़ोन रखते ही उसने तेज़ी से और नंबर डायल करने शुरू कर दिए। यस, कॉल चेकिंग सेंटर। राब्ता कायम होते ही दूसरी तरफ से आवाज़ आई, X2। इमरान ने सख्त लहजे में कहा, यस सर फरमाइए। दूसरी तरफ से लहजा मौतबाना हो गया। वेस्टर्न कॉर्मन से वसीह हिदाए अमल पर कोई ट्रांसमीटर कॉल शायद दारुल हुकूमत में की जाए, उससे चेक करो। ना सिर्फ टेप करो बल्कि इस पार्ट को भी ट्रेस करो जहां कॉल की जाए और मुझे फ़ौरन रिपोर्ट करो। इमरान ने सख्त लहजे में कहा, बेहतर सर। दूसरी तरफ से मौतबाना लहजे में कहा गया और इमरान ने रिसीवर रख दिया। क्या मतलब? क्या रेड फॉक्स मशकूक है? ब्लैक ज़ीरो ने हैरत भरे लहजे में कहा, हाँ, मैंने उसके लहजे से महसूस किया है कि वो ना सिर्फ जॉन मैकोनिज़्म से वाकिफ़ है बल्कि शायद वो इसका अपना आदमी है। अगर मेरा शक दुरुस्त निकला तो वो यकीनन उससे कॉल करके होशियार करेगा। इमरान ने सर हिलाते हुए कहा और ब्लैक ज़ीरो खामोश हो गया। इमरान खुदादाद सलाहियतों पर उसे हैरत हुई थी कि उसका जहन किस तरह इस बात को चेक कर लेता है। इमरान ने रिसीवर रखकर दोबारा फाइल उठाई और उसके मुताले में मसरूफ़ हो गया। तकरीबन 10 मिनट बाद टेलीफोन की घंटी बजी तो इमरान ने रिसीवर उठा लिया। X2। इमरान ने सख्त लहजे में कहा, 3C से बोल रहा हूँ जनाब। दूसरी तरफ से कॉल चेकिंग सेंटर के इंचार्ज की आवाज़ सुनाई थी। रिपोर्ट दो। इमरान ने कहा, सर वेस्टर्न कॉर्मन से एक कॉल चेक हुई है। ये कॉल किसी अजीब कोड में है। अलबत्ता इसमें 2 नाम आए हैं, एक रेड फॉक्स और दूसरा वाइल्ड टाइगर। स्पॉट चेक किया गया है। ये स्पॉट मुसाफाती कॉलोनी गुलशन टाउन में रिसीव की गई है। गुलशन टाउन चूँकि अभी हाल ही में तामीर हुई है इसलिए तफसीली नक्शा मौजूद नहीं। इंचार्ज ने कहा, कॉल टेप कर गई है? इमरान ने पूछा। उसकी आंखों में कामयाबी की चमक उभर आई थी। यस सर, टेप मौजूद है। दूसरी तरफ से कहा गया, ओके, उसे दानिश मंजिल भिजवा दो। इमरान ने कहा। उसके साथ ही उसने रिसीवर रख दिया। वाइल्ड टाइगर यकीनन इस जॉन मैकोनिज़ो का कोड नाम होगा। वाइल्ड टाइगर का नाम मेरे जहन में मौजूद है लेकिन उसकी तफसीली फाइल नहीं। इमरान ने ब्लैक ज़ीरो से मुखातिब होकर कहा, आपका शक दुरुस्त निकला। ब्लैक ज़ीरो किसी लहजे में हल्की सी हैरत थी, मगर इमरान ने इस बात का जवाब देने की बजाय एक बार रिसीवर उठाकर उसके नंबर घुमाने शुरू कर दिए। क्रॉस वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन। राब्ता कायम होते ही दूसरी तरफ से कहा गया, रिकॉर्ड सेक्रेटरी से बात कराओ। इमरान ने सख्त लहजे में कहा, ओके, होल्ड ऑन करें। दूसरी तरफ से कहा गया। चंद लम्हों बाद क्लिक की आवाज़ सुनाई दी और उसके बाद एक बारीक सी आवाज़ सुनाई दी, रिकॉर्ड सेक्रेटरी KWA स्पीकिंग। अभी तुम सेक्रेटरी ही हो? यार, मैंने समझा था कि तुम अब तक तरक्की करके चेयरमैन बन चुके होगे। तुम अभी तक स्टूल पे ही बैठे हो। इमरान ने इस बार अपने असल लहजे में बात करते हुए कहा, अरे इमरान, तुम अभी जिंदा हो? दूसरी तरफ से बोलने वाला चहक पड़ा। तो तुम्हारा क्या ख्याल था कि तुम्हारे रिकॉर्ड से अपनी फाइल वॉश करवाने के बाद मैं मर चुका हूँगा? इमरान ने कहा, जाहिर है फाइल मौजूद होती है तो हमें ताज़ा तरीन इत्तलात मिलती रहती हैं, और फिर मुझे जब अहकामात मिले कि तुम्हारी फ़ाइल ख़त्म कर दी जाए तो मैं बड़ा हैरान हुआ क्योंकि आज तक ऐसा नहीं हुआ था।
रिकॉर्ड सेक्रेटरी ने हंसते हुए जवाब दिया, तुम्हें पता है कि तुम्हारा चेयरमैन मेरा दोस्त है। तुमने जब मास्टर को मेरा रिकॉर्ड दिया तो मुझे हकीकतन तुम्हारी इस तंजीम पर बड़ा गुस्सा आया। मैंने तो फैसला कर लिया था कि तुम्हारा पूरा रिकॉर्ड रूम ही वॉश कर दूं, लेकिन फिर मैंने सोचा कि मुझे भी तो मालूमात मिल जाती हैं। चनाचा मैंने चेयरमैन से बात की और नतीजा तुम्हारे सामने है। इमरान ने जवाब दिया, अच्छा तो ये बात है, चेयरमैन तुम्हारी धमकी में आ गया होगा। बहरहाल फ़ोन कैसे किया? रिकॉर्ड सेक्रेटरी ने कहा, वाइल्ड टाइगर के बारे में मालूमात हासिल करनी थी। इमरान ने कहा, हस्बे साब्ता या बेसाब्ता? रिकॉर्ड सेक्रेटरी ने हंसते हुए कहा, बेसाब्ता नहीं बल्कि अलिफ साब्ता। इमरान ने जवाब दिया और रिकॉर्ड सेक्रेटरी बेइख्तियार हंस पड़ा। होल्ड ऑन करो, मैं इसकी फाइल ले आता हूँ, रिकॉर्ड सेक्रेटरी ने कहा और इमरान मुस्कुराकर खामोश हो गया। क्रॉसवर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन, जिसका कारोबार यही था कि वो मालूमात फ़रोख्त करती थी, इसलिए इस तंजीम ने बड़ी मेहनत करके दुनिया भर के मशहूर मुजरिमों और सीक्रेट सर्विसेज के इरकान के बारे में खुफिया मालूमात का रिकॉर्ड रखा हुआ था, जिसे वो कीमतन फ़रोख्त करते थे। इमरान का रिकॉर्ड भी वहाँ मौजूद था। इमरान, क्या तुम लाइन पर हो? चंद लम्हों बाद सेक्रेटरी ऑर्नल की आवाज़ सुनाई दी। नहीं, कुर्सी पर हूँ, अभी रेलवे इंजन नहीं बना हुआ, इमरान ने जवाब दिया। रेलवे इंजन? क्या मतलब? ऑर्नल ने हैरत भरे लहजे में कहा। वो यकीनन इमरान की बात ना समझ सका था। यार, मुजरिमों का रिकॉर्ड रखते रखते तुम भी हस्सुल तफात से ख़त्म ही हो गई है। भाई, लाइन पर तो रेलवे इंजन और गाड़ी होती है, और जब इंसान शादी कर ले तो फिर रेलवे इंजन बन जाता है और लाइन पर चढ़ दौड़ता है। पहले इसके साथ गार्ड का डब्बा होता है यानी बेगम, और फिर हर डब्बों की तादाद बढ़ती जाती है और रेलवे इंजन बेचारा ख़त्म होने तक उन्हें खींचता हुआ लाइन पर दौड़ता रहता है। इसलिए मैं भी फ़िलहाल कुर्सी पर हूँ, लाइन पर नहीं, इमरान ने पूरी तफसील बताते हुए कहा। ओहो यार, तुम तो बड़े गहरे मजाक करते हो। अब मुझे क्या पता रेलवे इंजन ना होने से मतलब कुमारा होता है। मैं तो टेलीफोन की लाइन की बात कर रहा था, ऑर्नर ने हंसते हुए कहा। अच्छा, तुमने फाइल ढूंढ ली? यहाँ फ़ोन लाइन डायरेक्ट होने की वजह से मेरा कबाड़ा हो रहा है, इमरान ने कहा। हाँ, मुख्तसर बता देता हूँ, वाइल्ड टाइगर का ताल्लुक वेस्टर्न कॉर्नर सीक्रेट सर्विस से है। उसका असल नाम जॉन मैकेनिसो है। तफसीली हुलिया मालूम नहीं, ना ही उसका फ़ोटो दस्तयाब है। सिर्फ इतना मालूम है कि वो लंबा तड़ंगा नौजवान है, चेहरा भी लंबा है। उसकी ख़ास बात यह है कि उसकी आंखों में हर वक्त गहरी सुर्खी छाई रहती है। इंतहाई ख़तरनाक और अय्यार सीक्रेट एजेंट है। इसके साथ ज़बरदस्त कारनामे मंसूब हैं। इसने अपना एक सेक्शन बना रखा है, इंतहाई अहम मिशन उसे सौंपा जाता है और बस। सेक्रेटरी ऑर्नर ने तफसील बताते हुए कहा। ओह शुक्रिया, बस इतना काफ़ी है, गुड बाय, इमरान ने जवाब दिया और उसके साथ ही उसने एक तवील सांस लेते हुए रिसीवर को रिल्डर पर रख दिया। तो ये जॉन मैकेनिसो ही वाइल्ड टाइगर है और किसी ऐसे अहम मिशन पर आया है जिसका ताल्लुक बराह रास्त मुझसे है, इमरान ने रिसीवर रखकर बड़बड़ाते हुए कहा। लाइक, कमेंट, शेयर, प्रेस द बेल आइकन।